फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसके हिसाब से इंडिया जो है वो एडवांस टॉक की स्टेज पे है HAL और रशिया के साथ सुपर सुखोई के अपग्रेड को लेकर। तो इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो सुपर सुखोई का अपग्रेड होगा वो Su-30 SM-2 के अपग्रेड पर बेस्ड होगा। तो इस दावे की जो सच्चाई है वो आगे चलकर ही मालूम होगी, पर इसकी प्रैक्टिकलिटी को हम यहाँ पर जज कर सकते हैं, जिसको हम फैक्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बाकी दावा ये भी है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में इस पर कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं Su-30 SM-2 को समझने से। तो Su-30 SM-2 रशिया का सुपर सुखोई अपग्रेड है। ये Su-30 SM के अपग्रेड को करके बनाया गया है। Su-30 SM की बात करें तो Su-30 SM को Su-30 MKI का कज़न भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अंतर ये है कि इंडियन Su-30 MKI में जो इजरायली और फ्रेंच एवियोनिक्स लगे हैं उनको रशियन एवियोनिक्स से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी बार्ज रेडार के साथ आता था, साथ में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आता था। और कॉकपिट की बात करें तो थोड़े बहुत चेंजेस करे गए थे, जहां पर जो हेड्स अप डिस्प्ले है उसको वाइड एंगल्ड रखा गया। तो कुल मिला जुला कर जो कैपेबिलिटीज़ हैं Su-30 MKI की और SM की वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो रशिया अपने Su-30 SM को अपग्रेड कर रहे हैं Su-30 SM-2 स्टैंडर्ड पे, जो कि उनका सुपर सुखोई प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मेजर अपग्रेड है वो इंक्लूड करता है इंजन रिप्लेसमेंट को, जिसमें इसके जो AL-31FP इंजन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा Su-35 के AL-41 1S इंजन से। तो जो AL-31FP इंजन है उनके साथ सबसे बड़ा जो इशू है वो मेंटेनेंस का है। तो इन इंजन का जो मीन टाइम बिटवीन ओवरऑल है वो खाली 1000 आवर का है, और जो इनकी सर्विस लाइफ है वो अराउंड 3000 आवर बताई जाती है, पर प्रैक्टिकली खाली 2000 आवर है। तो ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जितने भी Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनके हिसाब से पर एयरक्राफ्ट 6 इंजन बनाए जा चुके हैं। तो Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 2004 से हैं। इनको इंडिया की सर्विस में आए हुए 20 साल भी नहीं हुए हैं, और पर एयरक्राफ्ट 3 टाइम्स इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करनी पड़ी है। साथ में जो इंजन का डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर नहीं है, तो पार्ट्स रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। साथ में इस इंजन की जो टाइटेनियम नोजल है उसको हर 500 घंटे में यानी कि 500 आवर्स में ओवरहॉल करना पड़ता है। तो इन इंजन में मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल 1000 आवर का क्लेम किया जाता है, पर कुछ साल पहले तक जो इनका मीन टाइम बिटवीन ओवरऑल है वो 300 से 500 घंटे ही आ रहा था। कुछ मॉडिफिकेशन के बाद इसको 900 आवर्स के ऊपर ले जाया गया है, पर अभी भी ये 1000 आवर्स से कम है। तो इन इंजन की परफॉर्मेंस भले ही अच्छी हो, पर मेंटेन करने में इनको रोना निकल जाता है। तो इन इंजन्स को रिप्लेस कर दिया गया है Su-30 SM-2 के अपग्रेड में, और इसकी जगह लगाए गए हैं AL-41F 1S इंजन्स। तो ये जो इंजन्स हैं ये अराउंड 142 किलोन्यूटन के आसपास का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। साथ में ये इंजन डिज़ाइन वाइज थोड़ा बेटर है AL-31 से, और इसका जो फैन डायमीटर है वो 3% ज़्यादा है AL-31 के इंजन से। तो इसकी जो सर्विस लाइफ बताई जाती है वो 4000 आवर की बताई जाती है, और मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल 1000 आवर का है। तो ये चीज़ आपको बता दें कि जो सर्विस लाइफ है AL-31 की वो भी 3000 आवर बताई जाती है, पर प्रैक्टिकली 2000 आवर्स के आसपास मिलती है। वहीं पर बात करें मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल की, हमने अपने इंजन्स में मॉडिफिकेशन करके उनका जो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है उसको अराउंड 1000 आवर्स के आसपास रखा है, जो कि सिमिलर है AL-41 के मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल से। तो डेफिनेटली AL-41 की जो परफॉर्मेंस है वो AL-31 से बेटर है, पर यह बात आपको बता दें कि जो सर्विस लाइफ AL-31 की क्लेम करी गई थी उससे कम ही निकलकर सामने आई है। तो ये जो रशियन नंबर हैं इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बाकी जो दूसरा मेजर अपग्रेड है Su-30 SM-2 में वो उसके रडार को लेकर है, जहां पर बार्स को रिप्लेस करके Su-35 का IRBIS-E लगाया गया है। तो ये जो IRBIS-E रडार है ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, पर दुनिया का सबसे पावरफुल PESA रडार है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रैक्टिकल है और काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट एक AESA रडार जितना है। तो ये जो रडार है वो 350 से 400 किलोमीटर तक टारगेट के लिए स्कैन कर सकता है, और एक ही बार में 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 8 को इंगेज कर सकता है।
बाकी रडार की मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज की बात करें तो कहा यह जाता है कि ये 3 मीटर स्क्वायर आर्चेस के ऑब्जेक्ट्स को 400 किलोमीटर की दूरी से पहचान सकता है और 0.01 मीटर स्क्वायर के आर्चेस को 90 किलोमीटर यानी कि 90 किलोमीटर के डिस्टेंस से पहचान सकता है। तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। तो इन अपग्रेड्स के बाद जो Su-30SM है अब वो Su-35 के लेवल का बन चुका है और कुछ मामलों में उससे बेटर भी है। बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें 2 आदमियों का क्रू आता है, जिसकी वजह से पीछे आपका वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है। तो 2 क्रू होने की वजह से जो पायलट्स हैं उन पर वर्कलोड कम पड़ता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ग्राउंड अटैक में ये Su-35 से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो कहा यह जा रहा है कि जो Su-30SM पे अपग्रेड किए गए हैं SM-2 बनाने के लिए यानी कि Su-35 बनाने के लिए, ये अपग्रेड इंडिया के Su-30 MKIs में भी किए जा सकते हैं। तो इन दावों की प्रैक्टिकलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इंजन से। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है रशियन इंजन्स के साथ, स्पेशली Su-30 MKI के इंजन्स के साथ, वो काफ़ी बुरा रहा है। तो AL-41 की परफॉर्मेंस को लेकर रशियन क्लेम्स पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी जो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल क्लेम किया जा रहा है वहाँ तक हम अपने इंजन्स को पहुँचा ही चुके हैं मॉडिफाई करने के बाद। तो फिर से पैसा लगाकर ब्रांड न्यू इंजन्स को लेना थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस के लिए सेंस नहीं बनाता है। ये बात और है कि नए इंजन्स के साथ ज़्यादा पावरफुल रडार लगाए जा सकते हैं जो कि करंट इंजन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो जो Su-35 का Irbis-E रडार है वो Su-30 MKI के साथ नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो Irbis-E रडार है ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड होता Su-30 MKI के लिए। तो इंजन्स को लेकर पहले ही ये न्यूज़ आ चुकी है कि इंडियन एयरफोर्स रशियन इंजन्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये चीज़ बाद में चेंज होती है तो सरप्राइजिंग होगी। तो अगर इंजन्स को चेंज नहीं किया जाएगा Irbis-E रडार नहीं लग पाएंगे, यानी कि ये जो दोनों मेजर अपग्रेड्स हैं ये Su-30 MKI में नहीं हो पाएंगे। तो जो Su-30 SM-2 प्रोग्राम का बेस है आप उसे यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो फिर उस प्रोग्राम पर बेस्ड Su-30 MKI का अपग्रेड कैसे पॉसिबल है। बात करें बाकी सिस्टम के मॉडिफिकेशंस की, तो इंडिया खुद ही Su-30 MKI के जो एवियोनिक्स है उसको डेवलप कर रहा है, जिसमें DR-118 ध्रुति रडार वार्निंग रिसीवर शामिल है। साथ में DRDO द्वारा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भी बनाया जा रहा है, जिसे DC-MOS भी कहा जाता है, जो कि ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की, तो तेजस और फ्यूचर प्लेटफॉर्म के लिए उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि Su-30 MKI में लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन के तौर पर D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है, जो कि MiG-29 में यूज़ किया जाता है। रेडार की बात करें तो फ्यूचर में उत्तम का ही स्केल्ड अप वर्जन लगाया जा सकेगा, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कॉकपिट अपग्रेड की बात करें तो उसको HAL द्वारा प्रपोज किया ही गया है, जहां पर 2 वाइड एरिया मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस लगाए जाएंगे। तो इंडिया पूरी तरीके से कैपेबल है अपने Su-30 MKIs को अपग्रेड करने के लिए। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया के साथ मिलकर अपग्रेड होगा, ये रिपोर्ट्स पिछले 2 साल से आ रही हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करते हुए Su-30 MKI को अपग्रेड किया जा सकता है। हम पहले से ही Su-30 MKI के वेपन पैकेजेस को इम्प्रूव कर ही रहे हैं। साथ में जो हमारे तेजस से लेकर आमका तक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें कई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है सुपर सुखोई प्रोग्राम में। तो कहीं से भी ऐसी कोई नीड नहीं दिख रही है कि रशिया का सपोर्ट लेना पड़े। तो चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि ये जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक ना हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।